हेलो एवरीवन। दोस्तों, होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं वो है आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम को समझेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जागीरदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट सबको डीप में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम हो प्री का, चाहे वो आपका एग्जाम हो मेंस का, आप सब कंप्लीट कर लोगे इसी वीडियो के अंदर। चाहे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, चाहे मेंस में क्वेश्चन आए, आपको इस टॉपिक के अंदर ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसमें आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं आता। ठीक है। तो आप सब कुछ कंप्लीट कर लोगे, सब कुछ समझ लोगे, याद कर लोगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है। ये सारे सेटलमेंट आपको लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ना याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमर्शियलाइजेशन करा एग्रीकल्चर का। ठीक है। इससे क्या हुआ, ठीक है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, ठीक है, क्यों करा, ये सब जानेंगे। ये आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेमाइंस कब कब का आए, ठीक है, फेमाइंस के रीजन क्या थे आने की। ठीक है। और दोस्तों, ये भी हम पढ़ेंगे कि भैया इसका डाटा क्या है। ठीक है। अब ये डाटा भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए तो नहीं, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। अब प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है भैया? प्री के लिए ये सारे जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है ना, इसके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पर इंक्लूड करे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी दोस्तों। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको ये सारी पीडीएफ जो है ना मिल जाएगी। वहां से आप डाउनलोड करके इसे रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो दोस्तों। और देखो दोस्तों, मैंने इसके अंदर सब कुछ कंप्लीट कर रहा हूँ। चाहे वो आपका एग्जाम हो प्री का, चाहे वो आपका एग्जाम हो मेंस का, मैं यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ने वाला। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है सब डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज भी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। और देखो दोस्तों, जो न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज को, मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज जो है ना, इसको हम टाइमलाइन के साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो टाइमलाइन के साथ कवर कर रहे हैं और कुछ नहीं छोड़ रहे। ठीक है। तो सब कुछ टाइमलाइन के साथ कवर हो रहा है। और मैं आपको इसके अंदर स्टोरी बता रहा हूँ। ठीक है। हर चीज के बारे में बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए। ये स्टोरी समझ में आ जाएगी ना, आप पूरी मॉडर्न हिस्ट्री याद कर लोगे दोस्तों। और स्टोरी को इतने प्यार से समझा रहा हूँ ना आपको मैं, ठीक है, इतने डिटेल में बता रहा हूँ कि स्टोरी याद होगी दोस्तों आपको। देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, या फिर हम ह्यूमंस जो है ना, हमें ना स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। और स्टोरी सुनकर ना हमें चीजें याद भी हो जाती है। इसलिए मैंने फोकस किया है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कि मैं आपको सबको टाइमलाइन के साथ पढ़ाऊं। ठीक है। ताकि आप लिंक कर पाओ, आपको स्टोरी में समझाऊं सब कुछ। ठीक है। जैसे हम दोस्तों से बात करते हैं, फिर कहानी बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। इस तरीके से स्टोरी समझाकर मैं आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री याद करा रहा हूँ। और देखो दोस्तों, मैं आपको बता भी रहा हूँ क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये भी बता रहा हूँ किस एग्जाम के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको किस तरीके से प्रिपेयर रहना है मेंस के लिए। तो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। प्लस शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है सब डिस्कस हो रहा है। तो दोस्तों, आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। मेरे साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर लो, याद कर लो। ठीक है। इसकी टेंशन दूर करो। और देखो दोस्तों, यहाँ तक हमने, ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म तक हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है। तो ये हमारे नोट्स भी जो है ना 292 से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, पेजेस से। ठीक है। तो ये पेजेस जो है ना दोस्तों, ये अपने वाले पेजेस में समझना, A4 वाले। ठीक है। तो ये स्लाइड्स हैं, इसके अंदर मतलब पर पेज पे आपको बहुत ही कम कंटेंट देखने को मिलेगा। इसलिए इसमें पेजेस ज्यादा हैं। तो ये मत समझ लेना कि यार ये तो 292 पेज का डॉक्यूमेंट है। ये मत समझना दोस्तों। डॉक्यूमेंट पेज से मत देखते हैं। ठीक है। कंटेंट से देखते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर कंटेंट जो है ना, आपको मैंने वही प्रोवाइड किया है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया है। ठीक है। आप मेरे नोट्स एक बार खोल के देख सकते हो। पढ़ना है एक बार तो उसमें पता चलेगा आपको कि मैंने डिटेल में नोट्स प्रोवाइड करे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोवाइड करे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना, वो प्रोवाइड किया है आपको। ठीक है। फालतू चीजें प्रोवाइड नहीं करी है आपको एग्जाम में, एग्जाम के लिए आपके। ठीक है दोस्तों, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। समझते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम को। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है लेकर क्यों आई, तो इसको भी समझते हैं। बैकग्राउंड समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे सब कुछ। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम को समझना पड़ेगा। और एक बात और दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अभी हम जो भी पढ़ने वाले हैं ना इकोनॉमिक हिस्ट्री, वो बिफोर 1857 का पढ़ने वाले हैं। ठीक है।
तो ये मत समझ लेना कि मैं पूरे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो बिफोर 1857 इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगा, और इसके अंदर सबसे पहले हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम को समझेंगे। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम दोस्तों अगर आपने नहीं समझा तो मैं बता रहा हूँ, आपका प्रीलिम्स के लिए भी लॉस है और मेंस दोनों के लिए लॉस है आपका, ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और मेंस के एग्जाम के लिए भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको समझो, और बहुत ही प्यार से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। दोस्तों लैंड रेवेन्यू सिस्टम को समझने में आपको सबसे पहले इजारेदारी सिस्टम समझना पड़ेगा। अब देखो इजारेदारी सिस्टम ना आपको ये वॉरेन हेस्टिंग लेकर आया था बंगाल में। अब एक बात और दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग ने ही एंड किया था डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। आपको पता होगा डुअल गवर्नमेंट मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों बंगाल का, जिसमें मैंने बताया था कि भैया बंगाल के अंदर जो नवाब था वो वही मुगलों में से होता था, ठीक है। जो उस टाइम पे बंगाल के नवाब होते थे मुगलों में से वही होता था, और बाकी दीवानी राइट्स जो थे वो कंपनी के पास थे। अब वॉरेन हेस्टिंग जैसे गवर्नर बना, बंगाल का गवर्नर जनरल बना, इसने डुअल गवर्नमेंट को एंड कर दिया और बोलने लगा कि भैया अब बंगाल का नवाब जो है ना अब कंपनी का ही गवर्नर जनरल ही होगा, ठीक है। और ये देखो दोस्तों एक बात और, ये जारेदारी सिस्टम जो था ना ये सेम वैसे ही था जो मुर्शिद कुली खान लेकर आया था बंगाल के अंदर, ठीक है। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये जारेदारी सिस्टम या फिर परमानेंट सेटलमेंट ये है था किसके लिए दोस्तों? ये फार्मिंग सिस्टम के लिए तो था। देखो उस टाइम पे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जो भी रेवेन्यू का सोर्स था वो आपका एग्रीकल्चर ही तो था, ठीक है, फार्मिंग ही तो थी। तो फार्मिंग से ही रेवेन्यू जनरेट करते थे दोस्तों, वहीं से रॉ मटेरियल भी आता था। तो ये फार्मिंग सिस्टम ही था, ठीक है। जो पहले ये जो वॉरेन हेस्टिंग था ना ये 5 ईयर के लिए लेकर आता है, तो इसको 5 ईयर सेटलमेंट भी बोलते हैं, 1772 से लेके 1777 तक, ठीक है। और इसके अंदर ऑक्शन भी था, ठीक है। अभी ऑक्शन क्या था भैया? ऑक्शन यही तो था कि जमींदार इसके अंदर न्यू जमींदार भी बन सकते हैं, जो पुराने थे ना वो भी रहेंगे, ठीक है, और पुराने में को भी हटाया जाएगा। ऑक्शन सिस्टम यही तो था। अभी ऑक्शन सिस्टम में अभी आपको परमानेंट लैंड सेटलमेंट में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो इजारादार किसी को बोलते थे? जो हाईएस्ट बिडर होता था। हाईएस्ट बिडर मतलब जो कंपनी को ये बोलते कि भाई आपने मुझे इस लैंड का जो है जमींदार बनाया है, ठीक है, इस सम ऑफ द मेजर ऑफ द लैंड का जमींदार बनाया है, और मैं आपको इसमें से ना सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दूंगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दूंगा कलेक्ट करके, और अपना हिस्सा भी रख लूँगा, और इसमें से सबसे ज़्यादा आपको रेवेन्यू प्रोवाइड करूँगा मैं। तो उसको बोला जाता है हाईएस्ट बिडर। तो हाईएस्ट बिडर को बोला जाएगा इजारेदार। और इसके साथ नौवीं जमींदार भी बनते थे। नौवीं मतलब फिर नए जमींदार, न्यू जमींदारी बन रहे हैं, पुराने तो हैं ही हैं, न्यू भी बन सकते हैं इसके अंदर, और पुराने लॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसको ही बोलते हैं सनसेट क्लाउज ऑक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये सनसेट क्लाउज ऑक्शन ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ रखा है, ठीक है। अब उन्होंने पता नहीं कैसे गलत कर दिया कि परमानेंट लैंड सेटलमेंट में ये सनसेट क्लाउज सिस्टम था नहीं। अरे था भाई, सब पढ़ते हैं, था, ठीक है। तो इसको एनुअल सेटलमेंट बना दिया जाता है 1777 में, ठीक है। देखो 1777 में इसको एनुअल सेटलमेंट बना दिया जाता है इजारेदारी सिस्टम को। अब देखो दोस्तों इजारेदारी सिस्टम ना इतना सक्सेसफुल होता नहीं है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है 1793 में, ठीक है। ये लेकर आता है परमानेंट लैंड सेटलमेंट, ठीक है। तो दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर जो लैंड रेवेन्यू था ना इसको फिक्स करा गया, ठीक है। परमानेंट, फिक्स मतलब परमानेंट। और इसके अंदर बेस ईयर जो लिया गया वो लिया गया 1790 से। अभी 1790 में जो भी इनके पास टैक्स रेवेन्यू आ रहा था इसको उन्होंने बेस ईयर मान लिया। कहा भैया इससे हम चेक करेंगे कि हम कितना रेवेन्यू और सरप्लस में जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बेस ईयर 1790 लिया। अब इन्होंने ये बोला कि भैया 50 to 60% ऑफ प्रोड्यूस जो भी फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है एक पर्टिकुलर लैंड से, उसका 50 से 60% प्रोड्यूस के अंदर हम उससे टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब 40% जो है जो प्रोड्यूस है वो फार्मर रख ले, उसका 60% में से हम 10/11, तो EIC के पास जाना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 10/11। तो ये वन हिस्सा जो बचा, एक हिस्सा जो बचा 1/11 ये जमींदार ले ले, ठीक है। और ये भी फिक्स नहीं होता था, ये ध्यान रखना, ये फिक्स नहीं होता। लेकिन जो 10/11 था ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा ये फिक्स रहता था हमेशा, इसलिए इसको परमानेंट लैंड सेटलमेंट बोला गया, ठीक है दोस्तों। अब इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था 1793 में। रीज़न यही था कि जायदारी सिस्टम इतना सक्सेसफुल नहीं था, इससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। और एक बात और दोस्तों, ये परमानेंट लैंड सेटलमेंट कहाँ पर स्टार्टिंग करा गया? तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में,
वाराणसी में, नॉर्थ मद्रास मद्रास में। और नॉर्थ मद्रास में तो दोस्तों ये ज़मींदार को ना पोलीकार्स बोलते थे, यहाँ पर पोलीकार्स होते थे, तो इसलिए पोलीकार्स मैंने यहाँ पे लिखा है। और देखो दोस्तों, ये जो मेथड है ना, ये सर जॉन सोर के अकॉर्डिंग लिया गया, ठीक है। सर जॉन सोर उस टाइम कोई कमेटी में होगा व्यक्ति, उसने ये आइडिया दिया होगा कॉर्नवालिस को, तो कॉर्नवालिस ने ये इम्प्लीमेंट किया। अब इसमें ओनर कौन होता था लैंड का, तो ये ज़मींदार होते थे, ठीक है, फार्मर नहीं, ज़मींदार। इस सिस्टम के अंदर ज़मींदार होते थे ओनर। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको डिफरेंस समझना है कि परमानेंट लैंड सेटलमेंट में ये जितने भी रीजन है, बिहार, बंगाल, इसके अंदर ज़मींदार लैंड के ओनर होते थे, ठीक है। उनके पास राइट होता था कि वो सेल कर सकते हैं लैंड को, हेरिडिटरी राइट था इनके पास, मोर्टगेज कर सकते थे, मतलब लैंड रेवेन्यू उस पे दे सकते थे, रेंट पे दे सकते थे लैंड को, ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी यही करेंगे दोस्तों, क्योंकि ज़मींदार 1/11 रेवेन्यू ले रहा है, तो इन्वेस्टमेंट में इनको करना था, इनके पास ये ऑब्लिगेशन था। अब ये इन्वेस्टमेंट इसलिए करते थे ताकि भाई लैंड जो है ना और ज़्यादा फर्टाइल हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, इरीगेशन सिस्टम आपका मजबूत हो सके, इरीगेशन सिस्टम डेवलप हो सके, ठीक है। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट करोगे आप लैंड पर, तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी तो आपका रेवेन्यू भी तो ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन ज़मींदार ये इन्वेस्टमेंट करते नहीं थे, ठीक है। क्यों? इन्वेस्टमेंट में खर्चा आता है ना भाई, इन्वेस्टमेंट करने में पैसा लगेगा, तो ये पैसा बचाने के चक्कर में ये अपने पास ये पैसा रखते थे। तो होता क्या था, अब ये अंग्रेज बड़े चालाक थे, ठीक है, तो ये कंपनी वाले बड़े चालाक थे। इन्होंने रेवेन्यू सेल्स लो बना रखा था, उसके अंदर उन्होंने बना रखा था सनसेट क्लाउज ऑक्शन सिस्टम। इन्होंने कहा था भैया जो ज़मींदार इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे ना, वो अपनी ज़मींदारी लॉस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमारा रेवेन्यू जो है सरप्लस में आ नहीं रहा, वहाँ से रेवेन्यू हमारा उतना जनरेट नहीं हो रहा पिछले साल से, 20 ईयर से। तो वो अपना जो है ज़मींदारी, ठीक है, जो भी उनके पास लैंड के पास जो राइट था, लैंड रेवेन्यू जनरेट करने का राइट था, वो अब उनका चला जाएगा। अब नए ज़मींदार इनकी जगह आएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों, जी ज़मींदार सिस्टम बनाने से ना एक हो रहा था एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज़म। अब ये एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज़म क्या मतलब दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, एक बंदा बना ज़मींदार, ठीक है, एक लैंड का या फिर एक गांव का, 2-3 गांव का, ठीक है। अब वो ज़मींदार कर क्या रहा है, वो उस गांव में नहीं जा रहा भाई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए नहीं जा रहा, उसने रख दिए बिचौलिए, ठीक है, इंटरमीडिएट रख दिया अपने नीचे। वो व्यक्ति जा रहा है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। अब उसको वही तो देख रहा है ना भाई कि कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब उसमें से 10/11 जाना अंग्रेजों को, 1/11 मुझे ज़मींदार को देना है, उसमें से कुछ हिस्सा ये भी तो लेगा। तो ये करता था करप्शन, ठीक है, ये करता था करप्शन, थोड़ा ये भी करेगा भैया, इसको भी प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है। तो ये जब ये करप्शन करेगा तो भैया जो ज़मींदार है उसको भी कम जाएगा रेवेन्यू, फिर ज़मींदार अंग्रेजों को भी कम रेवेन्यू देंगे। तो इससे हो रहा था एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म सिस्टम, ठीक है, इंटरमीडिएट्स बना रहे थे ये। तो इंटरमीडिएट्स और करप्शन करेंगे ना भाई, तो ये सब करने से क्या हो रहा था, अंग्रेज़ों को लॉस हो रहा था रेवेन्यू का, ठीक है, अंग्रेज़ों को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस हो रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सनसेट क्लॉज सिस्टम बनाया, कहा भैया जो ज़मींदार इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे लैंड पर, हमारा रेवेन्यू हर साल बढ़ाएंगे नहीं ना, हम उनके जो है ज़मींदारी छीन लेंगे, ठीक है। तो यही था सनसेट क्लॉज सिस्टम दोस्तों, ठीक है। तो आपको परमानेंट लैंड सेटलमेंट समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अभी जब हम इसको कंपेयर करेंगे रैयतवारी से और महलवारी से, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है दोस्तों। रैयतवारी सेटलमेंट को समझते हैं, है ना। अब ये रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम जो है ना दोस्तों, ये आपका मद्रास, बॉम्बे, सिंध, असम, इस वाले रीजन में ये आपका रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम जो है क्या हुआ था, एनफोर्स्ड हुआ था या फिर यहाँ पर लगाया गया था, ठीक है। अब ये दोस्तों 80-20s में लेकर आते हैं, रैयतवारी सेटलमेंट को 80-20s में लेकर आते हैं, और उसको लाने वाला कौन था भैया, तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड था, ठीक है। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, ये प्रीलिम्स में भी PYQ आ चुका है दोस्तों, तो उसको ध्यान रखना दोस्तों इनके नाम को। अब इससे पहले ना दोस्तों 1792 में ना ये एक्सपेरिमेंट करा जाता है 12 महल रीजन में, ठीक है। इस सिस्टम को, रैयतवारी सेटलमेंट को 12 महल में जो रीजन है 1792 में इसको एक्सपेरिमेंट करा जाता है। फिर ये 80-20s के अंदर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड इन सब रीजन में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन था क्या, साइंटिफिक सर्वे करना लैंड का साइंटिफिक सर्वे करना। तो यहीं से ये कॉपी करा गया है सिस्टम के अंदर कि भैया पहले हम साइंटिफिक सर्वे करेंगे कि साइज ऑफ द फील्ड कितना है,
एवरेज प्रोडक्शन कितना आ रहा है और फर्टिलिटी क्या है सॉइल की। ठीक है, अब एक बात और दोस्तों, ये ना साइंटिफिक सर्वे ना ये इस सिस्टम के अंदर करते नहीं थे, बोला तो था इन्होंने करने के लिए कि हम ये काम करेंगे, लेकिन ये सब गेस वर्क के लिए था। ठीक है, गेस वर्क मतलब हम चेक कर लेंगे कि हाँ भाई साइज ऑफ द फील्ड कितना है, एवरेज प्रोडक्शन कितना आ रहा है और फर्टिलिटी सॉइल की कितनी है, ये गेस वर्क करते थे, ये रियल में ये काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, और उसके हिसाब से ये इन्होंने जो है टैक्स को क्या करते हैं, ये फिक्स करते हैं कि भैया ड्राई लैंड वाले एरिया से तो हम 50% ऑफ प्रोडक्शन टैक्स वसूल करेंगे, और इरीगेटेड वाले से जहाँ पे इरीगेशन की फैसिलिटीज़ है वहाँ से हम 60% ऑफ प्रोड्यूस जो है क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ओनर जो है ना दोस्तों, ये जमींदार नहीं होते थे, ध्यान रखना, रैयत, रैयत मतलब किसान, फार्मर। ठीक है, तो रैयत कौन होगा, किसान, फार्मर को बोलते हैं, तो उसी को हमने यहाँ पर ओनर बनाया है। ठीक है, जमींदार वाले में क्या कहते हैं, परमानेंट वाले में कौन था ओनर, वहाँ पर जमींदार था दोस्तों, यहाँ पर रैयत है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। और इसको ना दोस्तों पुटकट सेटलमेंट भी बोलते हैं। पुटकट सेटलमेंट क्या होता है, पुटकट सेटलमेंट में ये होता है कि एवेल्यूएट करते हैं हम लार्ज एरिया को। ठीक है, लार्ज एरिया मतलब एंटायर एरिया को हम एवेल्यूएट करते हैं, फिर वहाँ पर हम टैक्स वसूल करते हैं। ठीक है, ऑन द जम्सन ऑफ कि भैया साइंटिफिक सर्वे करा है हमने उसके हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर पट्टा भी दिया जाता था। पट्टा क्या होता है दोस्तों, आज भी पट्टा वर्ड यूज़ करा जाता है। पट्टा यही होता है कि कोई आपकी ज़मीन है, अब इस ज़मीन पर, इस लैंड पर आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है कि आपकी लैंड है। ठीक है, या फिर आपके पास इसके बाद ओनरशिप राइट है, तो उसको बोलते हैं पट्टा, जो 20 to 30 ईयर्स के लिए दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों समझ रहे हैं महलवारी सेटलमेंट को, जो आपका 1822 में आया था, और उसको लाने वाला कौन था, होल्ट मैकेंजी। ठीक है, नाम बिल्कुल याद रखना है आपको दोस्तों। और ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में लाया गया था। और यहाँ पर जो ओनर होते थे दोस्तों, देखो यहाँ पर ये ज़मींदार होते नहीं थे। ठीक है, ज़मींदार नहीं होते थे, फार्मर तो हर जगह ही होते हैं, ज़मींदार नहीं होते थे। तो यहाँ पर जो है ना महल, विलेज कम्युनिटी के अंदर जो यूज़ करा जाता है विलेज हेडमैन का नाम। ठीक है, विलेज के अंदर एक होता है सरपंच, ऐसे होता है ना जैसे, तो विलेज हेडमैन बोलते हैं उसको, उसको लंबरदार भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ओनर बोला गया कि विलेज हेडमैन होगा, लंबरदार होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों 83% ऑफ नेट प्रोड्यूस लिया जाएगा टैक्स, 83% ऑफ नेट प्रोड्यूस। ठीक है दोस्तों, और एक बात और दोस्तों, 1833 में ना इसको थोड़ा और अपग्रेड कराया गया, इसके अंदर और चेंजेस लाए गए। वो कौन लाया था, विलियम बेंटिक लेकर आया था महलवारी सेटल के अंदर, महलवारी सेटलमेंट में। इसने बोला कि भैया ये 83% ना बहुत ज़्यादा है, इसको हम करेंगे 66% ऑफ ग्रोस प्रोड्यूस। ठीक है, ग्रोस प्रोड्यूस। ठीक है, वो भी इसने करा था 30 ईयर्स के लिए। अब ये सेंट्रल इंडिया में लिखा था ये सिस्टम। ठीक है, विलियम बेंटिक करता 66% ऑफ ग्रोस प्रोड्यूस, जैसे अवध और पंजाब वाले एरिया के अंदर। और एक बात और दोस्तों, विलियम बेंटिक की इसमें किसने हेल्प करी थी, इसने करी थी आरएम बर्ड और जेम्स थॉमसन ने करी थी। और देखो दोस्तों, सहारनपुर रूल्स आते हैं 1855 में, ये कर देता है 50% ऑफ ग्रोस प्रोड्यूस इसको। ठीक है, जो 66% था इसको 50% ऑफ ग्रोस प्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, अब एक बात और दोस्तों, कि आपको ये जो है ना लैंड सेटलमेंट सिस्टम समझ में आया या नहीं, या आप मुझे बताओगे, क्योंकि ये समझना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और आप, मैं क्या समझना चाह रहा हूँ आपको कि भैया आप जो है इनके बीच में डिफरेंस समझ पा रहे हो। अगर डिफरेंस समझ पा रहे हो ना इनके बीच में, रैयतवारी में और महलवारी में और परमानेंट में, तो आपको समझ लो दोस्तों, आपके मेंस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, मेंस के लिए आपका ये काम हो गया, प्लस आपको प्रीलिम्स के लिए भी, आपको जो भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना वो आपने समझ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखो, ये अभी जो मैंने आपको समझाया ना, यही मैंने आपको यहाँ पर टाइपिंग में आपको दिया है। ठीक है, रैयतवारी सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट, और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ में मैंने आपको परमानेंट का भी दे रखा है। ठीक है, कि इंट्रोड्यूस किसने करा, ऑब्जेक्टिव क्या थे, की फीचर्स क्या थे, इम्पैक्ट क्या था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको भी अपने हैंड रिटन में समझा दिया है दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने एक टाइमलाइन और दे रखी है आपको कि टिल 1765। ठीक है, जब तक कौन सी, बताओ कौन सी ट्रीटी होती है, बताओ दोस्तों। जब 64 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, इलाहाबाद ट्रीटी होती है ना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर दीवानी राइट से चले जाते हैं बंगाल के किसके पास, कंपनी के पास। तो उस टाइम तक तो मुगल एम्पायर जो है सूबा बनाता था, उसके अंदर दीवान होते थे, ज़मींदार होते थे, ज़मींदार के नीचे पीसेंट होते थे। उस टाइम तक तो ऐसे चला, लेकिन पोस्ट 1765 के बाद मुगल एम्पायर में सूबा, फिर सूबा के नीचे
कौन? EIC, इंस्टीट्यूट ऑफ दीवान, ठीक है, क्योंकि दीवानी राइट्स किसके पास चले गई? EIC के पास, ठीक है। तो ये सारे जो सिस्टम है ना, मैं आपको समझा चुका हूँ अभी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होने लगा। अब एक बात और दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था 5 ईयर सेटलमेंट, ठीक है, ये फार्मिंग सिस्टम, ये मैंने आपको अभी यहाँ पर इजारेदारी सिस्टम में समझाया अभी, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें सबको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। देखो, मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको इतना डिटेल में इतना समझाता हूँ ना दोस्तों, इतना बोलता हूँ, रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता आपका जो है ना माइंड में एक इतने से भी पॉइंट आए कि हाँ मेरे को ना, मेरा कुछ छूट रहा है, ठीक है। मैं नहीं चाहता आपको माइंड में ऐसा भी चीज़ें जाए कि आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि मैं आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहा, जो भी इम्पोर्टेंट है ना आप सब समझ रहे हो, ठीक है, आप सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा मतलब डिटेल में समझाता हूँ। अब इम्पैक्ट देखते हैं कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। दोस्तों, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब भी आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि भैया इम्पैक्ट बताओ कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, तो आप नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा लिख कर आओगे एग्जाम में या पॉजिटिव? तो आप पॉजिटिव पॉइंट्स तो कम लिख कर आओगे, नेगेटिव ज़्यादा लिख के आओगे। रीज़न क्या है दोस्तों? क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा रहा है ना। रीज़न यही है कि भैया हाँ हमारी अपनी गवर्नमेंट तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये इंग्लैंड वाले हैं, तो अपने इंग्लैंड वालों के लिए फ़ायदा उठाएंगे ना, प्रॉफिट करेंगे अपने लिए, ठीक है, ना कि हमारे को देख कर करेंगे ये, ठीक है। जो भी काम करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे इंडियंस के लिए बनाएंगे, ऐसा तो नहीं काम करने वाले। तो ये अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लोगों के लिए काम करेंगे ना ज़्यादातर, कि उनका ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो नेगेटिव हमारे लिए ज़्यादा रहा, ठीक है, पॉजिटिव कम रहा। तो अब यही तो पढ़ने वाले हैं कि भैया इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, ठीक है, हमारी ये जो भी वेल्थ थी ना उसको निचोड़ के अपने यहाँ ले गए, ठीक है। अब ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का इनका फॉर्म देखा जाए कि भैया किस तरीके से उन्होंने हमारा वेल्थ जो है निचोड़ा, इंडिया से कैसे ये वेल्थ बाहर ले गए, ठीक है, अपने यहाँ ले गए। तो होम चार्जेस, ठीक है, अभी होम चार्जेस क्या है अभी समझाता हूँ। ट्रेड एंड कॉमर्स के बेस, ट्रेड एंड कॉमर्स से 1717 के फरमान से, ठीक है, उससे जो फरमान मिला, इनके पास दस्तावेज इशू करने के जो राइट्स मिल गए, प्लासी प्लंडर कराना उन्हें, मैनिपुलेशन ऑफ टेरिफ प्लस कैलिको एक्ट ऑफ 1720, गिफ्ट एंड एक्सचेंजेस, रेलवेज, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इन सब फॉर्म्स के अंदर इन्होंने हमारे जो इंडिया का जो वेल्थ था यहाँ से चोरी करके अपने यहाँ ले गए। अब मैं आपको होम चार्जेस समझाता हूँ। होम चार्जेस में ये था दोस्तों कि जितने भी कंपनी के सर्वेंट्स थे, ठीक है, बड़े बड़े और छोटे मोटे जो भी थे, अब इन्होंने कहा कि इंडियन रेवेन्यू से उनकी सैलरी जो है पे होगी, तो ये हो गया होम चार्जेस, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, अब ट्रेड और कॉमर्स में कर क्या रहते, मैं आपको मेजर पॉइंट बताता हूँ। वहाँ से जो भी फिनिश गुड आता था इंग्लैंड से, उस पर तो उन्होंने मिनिमम बिल्कुल टैक्स लगा रखा था, 0% टैक्स था। तो उनका तो भैया ड्यूटी फ्री टैक्स था, और हमारे यहाँ उनका जो माल था, ठीक है, इम्पोर्ट हो जाता था ड्यूटी फ्री, ठीक है। तो उनका जो गुड्स था, ठीक है, फिनिश गुड्स, वो हमें सस्ता पड़ रहे थे। और हमारे इंडियन गुड्स के पे इन्होंने जब भी हम एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, यूरोप में, तो उस पर उन्होंने लगा रखा था इन्होंने हैवी टैक्सेस। हैवी टैक्सेस की वजह से जो हमारा जो गुड्स था, ये जो भी हमारा रॉ मटेरियल था जो बाहर के मार्केट में जा रहा था, उस पर टैक्स लगने की वजह से वो चीज़ें हो रही थी महंगी, ठीक है, वो हो रहा था बहुत ज़्यादा महंगा। तो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन हो रहा था, और इनका जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ रहा था, ठीक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स से इन्होंने हमारा जो वेल्थ है बहुत ज़्यादा इन्होंने चोरी किया, ठीक है। अब 1717 में इनको फारूक सर का फरमान मिलता है, उस फरमान से इनको दस्तावेज इशू करने के राइट्स मिल जाते हैं। तो ये वहीं से ही जो है ना ड्रेन ऑफ वेल्थ करना स्टार्ट कर देते हैं, चोरी करना स्टार्ट करते हैं इंडिया से। प्लासी प्लंडर करते हैं, 1757 पेट्रोल प्लासी, 1764 पेट्रोल ऑफ बक्सर, ठीक है। फिर इसको यहाँ से दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, क्या कहते हैं, बंगाल के। फिर ये वहाँ से क्या कहते हैं, मतलब बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट करने लगते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम समझाया है। तो वहाँ से जो भी रेवेन्यू आ रहा है ये कहाँ ले जा रहे हैं भैया, ये इंडिया के अंदर थोड़ी ना उसका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो तो अपने यहाँ ले जा रहे हैं ना भैया, कमा कर पैसे ले जा रहे हैं बाहर, ठीक है, इंग्लैंड में ले जा रहे हैं। फिर वहाँ से वो अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, हमारे यहाँ थोड़ी ना कर रहे हैं, ठीक है, हमारा थोड़ा ना फ़ायदा कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ फ़ायदा कर रहे होते, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे होते, तो हमारे यहाँ फेमाइंस थोड़ी ना होते, हमारे यहाँ स्कैरसिटी ऑफ फूड थोड़ी ना होता, हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन थोड़ी ना होता, स्टारवेशन थोड़ी ना होता, उनकी वजह से हमारे इतने लोग थोड़ी ना मरते, ठीक है। तो जो भी ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, ये वही पैसा अपने इंग्लैंड में जाके जो है लगा रहे हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, वहाँ पर कंपनीज खड़ा कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों पर पैसा आ रहा है, वेल्थ बढ़ रही है उनकी, वो अमीर हो रहे हैं, ठीक है, वो हमसे आगे बढ़ रहे हैं हर चीज़ में। तो इससे क्या होता है भैया, जो कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी है उससे हमारा सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए। तो
इनका जो है ना ड्रेन ऑफ वेल्थ जो कर रहे थे, ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे अपने यहाँ, ठीक है, हमारे यहाँ तो कर ही नहीं थे, ठीक है। तो जो भी ये करते हैं, इसका मेन क्रिटिस कौन करता है इंडिया के अंदर, तो स्टार्टिंग में जो करते हैं उनका नाम याद रखना है आपको, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी तो एक बुक देते हैं इसके ऊपर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, तो ये बुक का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, एम जी रानाडे, ये इनका क्रिटिक करते हैं। रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है। अब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने बुक लिखी थी रोमेश चंद्र दत्त ने, ठीक है, ध्यान रखना आपको। गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम, जीवी जोशी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रजनी पाल दत्ते, जिन्होंने इंडिया टुडे भी लिखा की है, ठीक है, जो उन्होंने 1940 के अंदर इंडिया टुडे जो इस्टेब्लिश की थी। अभी बात बता दो दोस्तों, ये आपको तो सारे इंडियन नेम्स आपको याद रखने हैं जिन्होंने मेन इकोनॉमिक क्रिटिक करा, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन पॉलिसीज़ का, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का। और ये भी ध्यान रखना है कि भैया ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था, किस तरीके से कर रहे थे दोस्तों। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का, भैया इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो उनको चाहिए था रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे थे वो, तो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जा रहे थे, ठीक है, वहाँ से फिनिश गुड इंडिया के अंदर लेकर आ रहे थे। तो इससे हमारे क्या हो रहा था, हमारे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, जो हैंडमेड इंडस्ट्रीज थी, वो सब की सब जो क्या हो रही थी, डिक्लाइन पे आ गई थी, स्टेगनेशन पे आ गई थी दोस्तों। यह मैं आपको अभी समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो इन सब ने ना एक डिमांड उठाई कि भैया रिडक्शन करा जाए लैंड रेवेन्यू में, एबोलिश करा जाए सॉल्ट टैक्स, ठीक है, इम्पोजिशन करा जाए इनकम टैक्स का ऑन द रिच, ठीक है, ना कि भैया तुम पुअर फार्मर से भी उतने टैक्स ले रहे हो, रिच से भी उतना ही ले रहे हो, ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है। भैया जो रिच है उनसे ज़्यादा टैक्स लो, जो पुअर है उनसे कम लो। इन्होंने सब पे ही इक्वल कर रखा था, ठीक है। और इन्होंने बोला कि भैया इन सब चीज़ें जो हमारे यहाँ के जो इकोनॉमिक्स थे और जो रिफॉर्मर थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय और दादा भाई नौरोजी जी, इन्होंने बोला कि जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ है ना, इसके लिए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ लाई जाए। अभी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्या होती है आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर हम प्रोटेक्शन करने की बात कर रहे हैं अपने इंडियन इंडस्ट्रीज़ का। तो प्रोटेक्शन कैसे, कि भैया देखो आपका जो इंग्लैंड में जो गुड प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत सस्ते में प्रोड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि आपके पास मशीन्स हैं। हमारे यहाँ जो है जो भी गुड्स है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो हो रहा है हैंडमेड, ठीक है, वो हैंडमेड हो रहा है, हैंडीक्राफ्ट से हो रहा है। तो हमारे यहाँ थोड़ी चीज़ें महंगी हो रही है चीज़ें, ठीक है, और आप बहुत ही चीपली प्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो आपके जो गुड्स हैं उसके बाद टैक्स भी नहीं लग रहा, आपका गुड्स जो है आराम से इंडियन मार्केट में आ जा रहा है। हमारा जो गुड्स जा रहा है वो थोड़ा वैसे ही महंगा है, ठीक है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, और फिर उस पर टैक्स लगाते हो आप, तो वो यूरोपियन मार्केट में वो महंगा पहुँचता है, जिसकी वजह से हमारा जो गुड है और आपका गुड है उसमें कॉम्पिटिशन ही नहीं है। जब कॉम्पिटिशन ही नहीं है, कॉम्पिटिशन इक्वल ही नहीं है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा गुड्स जो है पिट जाता है बहुत बुरी तरीके से, और आपका गुड्स जीत जाता है, तो आपका गुड्स बहुत ज़्यादा बिकता है, हमारा गुड्स बिक नहीं पाता, ठीक है। तो जिससे हमारे गुड्स की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है, आपके गुड्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, आपका सप्लाई बढ़ता जा रहा है गुड्स का ऐसे ही। तो उन्होंने बोला कि यह प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज लेकर आ जाए, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए, ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ भी जो है कॉम्पीट कर सकें, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों, ठीक है। थोड़े इकोनॉमिक्स के टर्म से आपको थोड़ी इकोनॉमी तो पढ़नी ही चाहिए, ठीक है, इकोनॉमी तो आपका एक सिलेबस का अंदर है भी, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा हम दादा भाई नौरोजी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। वो तो रीज़न ये है कि इनकी उम्र बहुत अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन इनके पास नॉलेज बहुत अच्छा होता है दोस्तों। ये पारसी होते हैं, और देखो इन्होंने ही अपनी बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल के अंदर जितने भी पॉलिसीज थे, कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज थे, ठीक है, ब्रिटिश की, अंग्रेजों की, उसके बारे में क्रिटिसिज्म करते हैं। ये क्रिटिसिज्म ये इस तरीके से करते हैं दोस्तों कि जो आम पब्लिक है, ठीक है, जो जो आम पब्लिक हैं, जो आम लोग आगे ना, वो जान सकें कि भैया ब्रिटिश की पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है, जिन पॉलिसीज से ये ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, हमारा पैसा चोरी करके अपनी जेब भर रहे हैं, ये हमारा ही पैसे से ये अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। उसी पैसे का इस्तेमाल, इंडियन पैसे का इस्तेमाल, इंडियन रेवेन्यू को इस्तेमाल इंडिया में होने की जगह कहाँ हो रहा है, ये अपने यहाँ यूरोप में कर रहे हैं, अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में लगे हुए हैं, अपने यहाँ कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपने वेल्थ बढ़ा रहे हैं ये, ठीक है। वो पैसा हमारा है, हमारे यहाँ लगना चाहिए, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो ये बताने की कोशिश करते हैं लोग बागों को कि भैया ये अंग्रेज अपने नहीं है, ये अंग्रेज जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है,
ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ना कि इंडियंस का। ये इंडियंस की गवर्नमेंट है ही नहीं, क्योंकि ये इंडियन के लिए काम कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये काम करते हैं, अपनी बुक के अंदर, न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल लिखकर, ठीक है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको दादा भाई नौरोजी जी के बारे में। अब इनके बारे में ना, जब आईएनसी का फॉर्म मतलब एस्टेब्लिश होती है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश होती है 1885 में, तभी पढ़ेंगे। अब और उस टाइम पे दोस्तों जितने भी इंडियन लीडर्स थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे ना, सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में फोकस कर रहे हैं, तो अभी हम इस पे ही ज़्यादा रिलाई करेंगे, इस पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब दोस्तों कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्यों कर रहे हैं, अंग्रेज क्यों करना चाह रहे हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? देखो, पहले जो हमारे यहाँ फार्मिंग सिस्टम था वो था सब्सिस्टेंस मतलब कि भैया रोजाना का जो हमारा खाना पीना है ना वो चल जाए, बस जो हमारा खाना पीना है ना पूरे साल का वो चल जाए, फिर हमें एग्रीकल्चर करेंगे, फिर उससे जो हमारा जो फूड प्रोडक्शन होगा उससे खाना पीना चल जाए हमारा थोड़ा बहुत। ठीक है, डेली का जो है बार्टर सिस्टम से भी डेली का जो हमारी चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, बस ये होता है हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसको ट्रेडिशनल फार्मिंग भी बोलते हैं दोस्तों। अभी कमर्शियलाइजेशन कर रहे क्यों है? ये चाहते हैं केस क्रॉप्स को उगाना, ठीक है, उसको ग्रो करना। रीज़न क्या है कि भैया इनके यहाँ हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होंगे, उसके लिए चाहिए रॉ मटेरियल। इनको फिनिश गुड बनाना है, उसके लिए चाहिए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल आएगा एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आएगा, और वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाएं? तो भैया इनके यहाँ तो इतना एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, और पहली बात तो इनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, एग्रीकल्चर पर ये रिलाई भी कम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये इंडिया के अंदर इंडिया के लोगों को, फार्मर को बोलेंगे कि आप जो है ना भैया केस क्रॉप्स उगाओ। ये कर देंगे, केस क्रॉप बोलेंगे कि भाई केस क्रॉप प्लांटेशन करना आपके लिए हो जाता है मैंडेटरी। अब ये केस क्रॉप का एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको दोस्तों। जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, ये बोलेंगे टम्बाकू हो गया कि भाई ये सब उगाओ, ये केस क्रॉप से इससे पैसा आने वाला है। आपके जो फूड है ना, इससे हमारे को ज़्यादा रेवेन्यू मिल नहीं रहा, ये तो खाने पीने के लिए है, और ये आप कर भी रहे हो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसका एक नुकसान है इंडियंस के लिए। पूछो क्या? अब ये केस क्रॉप्स उगा रहे हैं, एक तो इनका केस क्रॉप से इतना बेनिफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब बताओ भैया, अंग्रेजों की हुकूमत है, अब इन फार्मर्स को, इंडियन फार्मर्स को क्या पता, ये इतने पढ़े लिखे जागरूक भी नहीं है कि भैया मार्केट में क्या रेट चल रहा है केस क्रॉप्स का। इनको तो इनसे क्रॉप्स खरीद लिया जाता है कम रेटों में, फिर इसको यूरोपियन मार्केट में, बाहर के मार्केट में हाई कॉस्ट पे बेचा जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट भी अंग्रेजों का ही हो रहा है केस क्रॉप से, इंडियंस का तो प्रॉफिट हो भी नहीं रहा। तो भाई इंडियंस का फूड क्रॉप उगाने में फ़ायदा था। कैसे? कि भैया ये बेच भी नहीं रहे ना, एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे फूड क्रॉप्स का, तो कम से कम इनका खाना पीना तो चल जा रहा है। ठीक है, भूखे तो नहीं मर रही है, ठीक है, स्टारवेशन तो नहीं हो रही ना, फेमाइंस तो नहीं आ रहे ना। ठीक है, लेकिन केस क्रॉप्स उगा रहे हैं तो इनके यहाँ फेमाइंस आ रही हैं भैया, स्टारवेशन हो रहा है, खाने को नहीं है। ठीक है, फिर खाने वाले फूड्स पे भी उन एग्रीकल्चर पे भी इन्होंने टैक्स दे रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वहाँ से भी। ठीक है, 50 to 60% ये जो प्रोड्यूस है उस पर रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। तो भैया हर तरीके से निचोड़ा जा रहा है फार्मर्स को, कहीं से नहीं छोड़ रहे। ठीक है, तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने से मैंने आपको सारे कॉन्सिक्वेंसेस रीजन्स बता दिए हैं दोस्तों, कि भैया फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था इंग्लैंड के अंदर, तो उनको रिक्वायरमेंट थी रॉ मटेरियल्स की। ठीक है, और लॉस ऑफ अमेरिका, मतलब ये अमेरिका खो देते हैं, आपको पता है अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में। तो इनको चाहिए था कॉटन, कोई कॉटन रॉ मटेरियल ले, कॉटन जो है रॉ मटेरियल है, क्योंकि इनको अगर क्लोथ्स बनाने हैं, कपड़े बनाने हैं, तो उसके लिए कॉटन चाहिए होता है। तो कॉटन कहाँ से लाएं? तो कॉटन चाहिए आपको, तो कॉटन के लिए फिर ये इंडिया देख रहे हैं, चाइना देख रहे हैं। अमेरिका का लॉस कर चुके हैं ये, क्योंकि अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई 1861 में। तो इंडिया को ये देखते हैं फेवरेबल जोग्राफिक कंडीशन, डेक्कन का ब्लैक सॉइल देखते हैं कि ब्लैक सॉइल तो भैया बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, आप जोग्राफी में पढ़ते भी हो कि कॉटन के लिए क्लाइमेटिक कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, और चीप लेबर भी है हमारे यहाँ, लेबर इंटेंसिव क्रॉप भी है, क्या कहते हैं, कॉटन हमारे यहाँ। तो ये फोर्स करते हैं कि भैया केस क्रॉप्स को उगाया जाए। ठीक है, और उसके लिए ये रेंट वगैरह देंगे केस के लिए, है ना, केस क्रॉप्स के लिए सर्विस डेट देंगे मनी लेंडर का। ठीक है, इंट्रोडक्शन करते हैं रेलवेज़ का भी कि भैया यहाँ से रॉ मटेरियल कैसे ले जाएंगे इंग्लैंड में। तो इसलिए इन्होंने रेलवे जो है, रेलवे का शुभारंभ कर देते हैं। रेलवे का शुभारंभ मतलब रेलवे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ट्रेन वगैरह, ट्रेन की पटरी वगैरह सब बनाना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया के अंदर, और बताते हैं कि ये तो आपके फ़ायदे के लिए हम आपके यहाँ रेलवे सिस्टम लेकर आ रहे हैं। लेकिन भैया ये रेलवे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ये तो देखो ना आप, ये तो रेलवे अपने लिए कर रहे हैं ना इस्तेमाल।
है ना। ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी रेलवे में कि भैया ये जो ये ट्रेन जो लेकर आ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, ये अपने लिए कर रहे हैं भैया। ठीक है, अपना जो रॉ मटेरियल है इंडियन इंडियन जो फार्मर्स हैं उनके जो विलेजेस हैं वहाँ से ले जाके, शहरों से ले जाके अपने यहाँ पोर्ट्स पे ले जाके उसे बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो अपने लिए कर रहे हैं ना, हमारे लिए थोड़ी ना कर रहे हैं कि अब ये पैसेंजर ट्रेन बना रहे हैं तो हमारे को आने जाने में आसानी हो रही है। ठीक है, तो ये सब काम थोड़ी ना कर रहे हैं वो, स्टार्टिंग में तो अपने लिए काम कर रहे हैं सब कुछ। तो दोस्तों होता क्या है कमर्शलाइजेशन करने से एग्रीकल्चर का, देखो रूरल इंडिपेंडेंस बढ़ जाती है। रूरल इंडिपेंडेंस मतलब भैया कैश क्रॉप्स के लिए, उसके लिए हमें चाहिए मनी, कैश क्रॉप्स को उगाने के लिए मनी चाहिए, पैसा चाहिए, वो कहाँ से लाए। तो कहते हैं भैया हम आपको ना सर्विस दे रहे हैं कि आप लोन ले सको। तो लोन लेने से भैया उनको तो फ़ायदा उतना हो नहीं रहा कैश क्रॉप्स उगाने से। अभी मैंने आपको बताया भैया प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, प्रॉफिट तो हो रहा अंग्रेजों का, वो कर रहे हैं प्रॉफिट। ठीक है, उनसे सस्ते में माल खरीद कर बाहर महंगे में बेच रहे हैं वो। तो भैया देखो, जो वो लोन ले रहे हैं, जो जो उनका डेट है, ठीक है, फार्मर्स का, वो चुका नहीं पा रहे। तो भैया चुका नहीं पा रहे तो उसके लिए उनको फर्दर लोन लेना पड़ जाता है। तो डेट ट्रैप में फंस जा रहे हैं किसान। डेट ट्रैप में फंसने की वजह से भैया उनको सुसाइड भी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर लेबर भी बढ़ रही है, ये भी है। पूछो कैसे, क्यों? जब आप कैश क्रॉप उगा रहे हो और जब इंग्लैंड की मार्केट से, लंदन से आपके फिनिश गुड्स आ रहे हैं, उसकी टक्कर ले ही नहीं पा रहा हमारा जो हैंड बेस्ड इंडस्ट्री है, उसकी टक्कर ले ही नहीं पा रहा, वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो भैया वो सब जो है हमारी इंडस्ट्री से कुछ लेबर्स है वो कहाँ जाएंगे? वो कहेंगे भैया हमें तो खाने पीना चाहिए ना, वो तो जाएंगे भैया एग्रीकल्चर में ही। वो जाएंगे एग्रीकल्चर के अंदर जाके लेबरगिरी करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि भैया वहाँ से उनको कम से कम फूड तो मिल जाएगा खाने के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है एग्रीकल्चर लेबर बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो ड्यू टू लॉस ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन लॉस, ये सब क्या कर रहे हैं, टर्न कर जाते हैं टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। अनड्यू प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, भैया एग्रीकल्चर पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ जाती है एग्रीकल्चर पर फिर, है ना। हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड्स होती है अंग्रेजों की कि भैया मैं रेवेन्यू डिमांड्स चाहिए, मैं तो रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए। ये मैंने आपको अभी बढ़ाया दोस्तों। तो उससे क्या हो रहा है, जो मनी लेंडर्स उनको लोन लेना पड़ रहा है मतलब फार्मर्स को। देखो दोस्तों, मैं आपको ना इतना फास्ट इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें ना मतलब आपको समझने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है ना, जो मैंने आपको रिटर्न में प्रोवाइड कर रखा है, इससे आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा। मैं आपको स्टोरी समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप ये स्टोरी फटाफट समझ जाओ तो आपको पूरा ही चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और देखो दोस्तों, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इन सब में आपको समय ज़्यादा व्यर्थ करो। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बहुत लॉन्ग है। मैं चाहता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी कमांड 100% हो जाए, आपको सब कुछ समझ में आ जाए, पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाए और बहुत जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं बिताता, है ना। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जो लोन है लेना पड़ रहा है, ठीक है, मनी लेंडर्स को, तो उससे क्या हो रहा है भैया, वो लोन पे नहीं मतलब वापस नहीं कर पा रहे भैया। जो वो लोन ले रहे हैं उसको वो चुका नहीं पा रहे। तो क्या हो रहा है कि भैया मनी लेंडर का भी लॉस हो रहा है और डेट ट्रैप में भी फंसा जा रहा है फार्मर। ठीक है, तो लैंड एलिनेशन हो रहा है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर्स। लैंड एलिनेशन मतलब भैया अपनी ही लैंड उनको बेचनी पड़ जा रही है क्योंकि वो मनी लेंडर का पैसा वापस नहीं कर पा रहे। तो लैंड बेचकर वो अपना जो उनका जो कर्ज है वो वापस कर रहे हैं। ठीक है, अपना लैंड बेचना पड़ रहा है उनको। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप जो है लेग बिहाइंड हो रहा है कैश क्रॉप से। ठीक है, इसकी वजह से फ्रिक्वेंट फेमाइन्स आ रही हैं। फिर इंडिगो रिवोल्ट होता है 1859 में, 1860 में। अब ये इंडिगो रिवोल्ट मैं आपको पिछले लेक्चर से पढ़ा चुका हूँ, जितने भी रिवोल्ट्स थे, पीजेंट रिवोल्ट, ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट, उसमें इंडिगो रिवोल्ट में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट के बारे में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो जिसकी वजह से भैया जब कैश क्रॉप्स उगाओगे आप, आपके पास फूड क्रॉप्स है ही नहीं, तो क्या होंगे, फेमाइन्स होंगे, स्कैरसिटी होगी फूड की, लोग मरेंगे भैया स्टारवेशन से, मालन्यूट्रिशन की वजह से। तो ये देखा गया कि बिटवीन 1850 टू 1900 अबाउट 2.8 करोड़ पीपल डाइड हो गए फेमाइन से। ठीक है, और ये रहा उसका डाटा। अब ये सब आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल रहे फेमाइन्स के, तो दोस्तों मैंने अभी आपको पढ़ाया इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। जैसे जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, जो इंडिया जो फूड सप्लायर था वो रॉ मटेरियल सप्लायर बन जाता है। ठीक है, अब वन वे फ्री ट्रेड है। वन वे मतलब भैया जो इंग्लैंड से फूड जो आइटम्स आ रहे हैं उसके ऊपर भैया क्या कहते हैं, टैक्स नहीं लग रहा, हमारे वाले पे टैरिफ लग रहे हैं, दवा के टैक्स ले जा रहे हैं। ठीक है, स्टेगनेशन हो रहा है, डिटर्मिनेशन हो रहा है एग्रीकल्चर का। ठीक है, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म हो रहा है।
कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा भैया मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ठीक है। जितने भी आर्टिसन थे हमारे यहाँ, ठीक है, हैंडमेड जो गुड्स बन रहे थे वो टक्कर ही नहीं ले पा रहे ब्रिटिश गुड्स का, कॉम्पिटिशन ही नहीं है, ठीक है, इक्वालिटी ही नहीं है गुड्स की। तो भैया हमारे जो गुड्स है फेल हो जा रहे हैं मार्केट के अंदर, महंगे हैं, कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से उनको लॉस हो रहा है। लॉस होने की वजह से वो दोबारा से ही एग्रीकल्चर की फील्ड में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाया है दोस्तों, और यहाँ से आप पढ़ के ना आप बिल्कुल ईजी तरीके से समझ लोगे। और मैंने आपको समझा दिया है, स्टोरी आपको मैंने समझा दी है, आपको समझने में अब थोड़ा सा भी टफनेस नहीं आने वाली, मतलब समझने में दिक्कत नहीं आने वाली आपको। और मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है ना, आपको मैंने टाइम लाइन के अकॉर्डिंग दिया सब कुछ, ठीक है, कि ये होने से ये हो रहा है, ये होने से ये हो रहा है, ठीक है। अब देखो कुछ रेमेडियल मेजर्स लिए जाते हैं, नाम के मेजर्स लिए जाते हैं, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो लेती है कि भैया जो फेमाइन आ रहे हैं ना, उसके लिए वो कमीशन बनाते हैं कि इस फेमाइन को कैसे कम किया जाए, ठीक है, लोग जो मर रहे हैं इसको कैसे कम किया जाए, इसको कंपनसेट कैसे करा जाए, इसके लिए ये करते हैं, कमीशन बनाते हैं। तो ये सारे कमीशन जो हैं ये फेमाइन के लिए, मेजर्स के लिए बनाए जाते हैं। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, मैं इसको इतना समझाने में समय व्यर्थ नहीं करूँगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे। अब देखो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी थोड़ा इसी तरीके से आपको समझना है दोस्तों, कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि भैया हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो कॉम्पीट नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है लेबर इंटेंसिव है। अब उनकी जो है जो कैपिटल इंटेंसिव है, किनकी भाई, अंग्रेजों की। कैपिटल मतलब मशीन मेड है, हमारे यहाँ जो है मैन मेड है। तो हमारे यहाँ का तो भैया गुड्स भी जो है, फिनिश गुड्स भी इनका कंपेरिजन नहीं ले पा रहा, क्योंकि मशीन से बन रहे हैं गुड्स, हमारे यहाँ हैंडमेड है। और दूसरा हमारे यहाँ थोड़ा महंगा भी हो रहा चीज़ें, ठीक है, और इनका सस्ता हो रहा है क्योंकि इनका लार्ज क्वांटिटी में बन रहा है, हमारे स्मॉल क्वांटिटी में बन रहा है। फिर इनके पे टैक्स भी नहीं लग रहा। जब इंडिया मार्केट में आ रहा है तो हमारा जो मार्केट जो इनके यूरोपियन मार्केट में जा रहा है गुड्स, उस पर टेरिफ लग जा रहे हैं, इनके वाले पे टेरिफ लग नहीं रहा, तो कहाँ से कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कॉटेज इंडस्ट्री समझ नहीं आया, ठीक है। तो हमारा जो डिक्लाइन होने लगता है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने काम आएंगे, मेंस में समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया है, सब कुछ स्टोरी समझा दी है मैंने आपको, ठीक है। अब देखो जब ये कॉटेज इंडस्ट्री का हमारा लॉस होता है, ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है इंडिया के अंदर, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो भैया जो हमारे यहाँ आर्टिसंस है ना, वो रून कर जाते हैं। रून मतलब भैया रून का मतलब ये होता है क्योंकि उनका लॉस हो रहा है, ठीक है, उनका ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो एग्रीकल्चर की फील्ड में चले जा रहे हैं वो, ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर बन जा रहे हैं, ठीक है। राइज ऑफ न्यू मनी लैंडिंग क्लास बन जा रही है, ठीक है, क्योंकि उनका लॉस हो रहा है तो उनको पैसे की जरूरत है, तो मनी लैंडिंग क्लास बढ़ती जा रही है क्योंकि उधारी देना है इनको, ठीक है। र्यून कर रहे हैं किसका, ओल्ड जमींदार्स का। राइज हो रहा है न्यू लैंडोडिज्म का, जो ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करके दे पा रहे हैं अंग्रेजों को, तो उनका राइज हो रहा है, जो नहीं दे पा रहे हैं उनका डिक्लाइन हो रहा है। इंक्रीज प्रेशर हो रहा है एग्रीकल्चर, ठीक है। अब फेमाइंस भी बढ़ रहे हैं, उसका रीज़न तो मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज पे। अब डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज को समझते हैं दोस्तों। डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। अब देखो दोस्तों, जो डेवलपमेंट किया ना रेलवेज का, इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, कि रेलवेज को कैसे ये डेवलप करना है, इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं ये, ठीक है। ये 1832 में करते हैं मद्रास में, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं 1832 में मद्रास में। ये इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्रेनाइट का, ठीक है, ग्रेनाइट का ट्रांसपोर्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ग्रेनाइट क्या है, ट्रांसपोर्ट कर पाते नहीं कर पाते इंडिया में, क्या दिक्कत आती हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स को चेक करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले। फिर उन्होंने फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है चलाई, इन्होंने 1853 में स्टेब्लिश की। और ये जो ट्रेन थी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, ये थी बॉम्बे टू ठाणे, ठीक है, नाम याद रखना लोकेशन का, बॉम्बे टू ठाणे। और किसके लीडरशिप में हुआ था ये, तो उस टाइम पे थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो उस टाइम पे ये बॉम्बे टू ठाणे पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट करते हैं 1853 में, बिल्कुल याद रखना है आपको दोस्तों। और ये चीज़ देखी गई कि भैया ये तो टेक्नोलॉजिकल मार्वल आ गया इंडिया के अंदर, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट आ गया इंडिया के अंदर। जो पहले ट्रेवल करने में इतना टाइम लग रहा था, इतने घंटे खर्च हो रहे थे हमारे, वो बच गए, ठीक है, बहुत ही आसानी से हम ट्रेवल कर दिए। एक बार में लार्ज नंबर ऑफ गुड्स को हमने पैसेंजर को गुड्स को हमने क्या कहते हैं एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब मोबिलाइज कर दिया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सस्ता ही पड़ा हमारे को ये। तो इसको माना गया है कि टेक्नोलॉजी का मार्वल, ठीक है, एक सिंबल माना गया परसिवियरेंस का, बट प्राइमरी सर्व्ड ब्रिटिश इंटरेस्ट।
यही बात मैंने आपको बताई थी दोस्तों कि स्टार्टिंग में ये जो रेलवे का डिब्बे, ये रेलवे बनाते हैं, ये अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनाते हैं भैया, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए बनाते हैं। ये देखते हैं कि भैया हम तो रॉ मटेरियल जो है इंडिया के अंदर, इसको कैसे बाहर ले जाएं, ठीक है। जो गुड्स है इंडिया का, जो रॉ मटेरियल है, जो कैश क्रॉप्स है, इसको कैसे ले आए बाहर। तो भैया ये ट्रेन भी वहाँ स्टेब्लिश करते हैं जहाँ इनको जरूरत होती है, ठीक है, जहाँ से इनको रॉ मटेरियल चाहिए और इनको पोर्ट्स तक पहुँचाना होता है। तो ये तो कनेक्टिविटी भी स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए जो इन्होंने इंडियन रेलवेज का जो डेवलपमेंट किया, इसमें इन्होंने एक्सप्लोरेशन किया, किसका एक्सप्लोरेशन किया इन्होंने, हमारे फंड का। इन्होंने कहा कि भैया जो इंडिया के अंदर जो हम रेलवे का डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, ये हम इस सिस्टम के थ्रू करेंगे, ये फंड करेंगे मतलब रेलवेज को, ठीक है, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करेंगे बाय ग्रांटेड इंटरेस्ट सिस्टम। कहा गया कि हम तो लोन दे रहे हैं, ठीक है, अब इस ये जो लोन है ना, इस लोन से जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, लेकिन जो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, इसके अंदर हम जो इंटरेस्ट सिस्टम है ना, ये ग्रांटेड होगा। ग्रांटेड मतलब कि भैया ये इंटरेस्ट तो आपको वापसी करना ही करना है, ठीक है। जो इंडियन रेवेन्यू से ये जो इंटरेस्ट रेट वापसी करना ही करना है, जो यूरोपियन से पैसा लिया जा रहा है ना, ये जो इंग्लैंड से पैसा लाया जा रहा है, इसको इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक एक्सट्रैक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है, क्योंकि फंड करा जा रहा था ग्रांटेड इंटरेस्ट सिस्टम से, ठीक है। लोन हमें दिया गया, लेकिन बोला गया कि भाई ये तो वापसी करना ही करना है आपको विथ इंटरेस्ट, ठीक है। अब जो जो एंटरप्राइज थे वो एट पब्लिक रिस्क पे थे। मैं कैसा चाह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना इंडियन इंडस्ट्री का सुप्रेशन हो रहा था, ठीक है, बाय ब्रिटिश अप्रोच हो रहा था। मतलब ब्रिटिश गुड्स को खरीदो और इंडियन गुड्स को भैया महंगा करते जाओ ताकि वो कॉम्पिट ही नहीं कर पाए। कोई एंसिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं हो रही थी। अभी एंसिलरी क्या होता है भैया, रेलवेज बना रहे हो ना, तो रेलवेज के साथ जो भी इंडस्ट्रीज चाहिए, ठीक है, उस टाइम रेलवेज की जो पटरीज बन रही है, जो रेलवे बन रहा है, उसके लिए एंसिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो होनी चाहिए डेवलप, या नहीं होनी चाहिए, नहीं हो रही थी, ठीक है। मार्केट पेनिट्रेशन ऑफ फॉर ब्रिटिश गुड्स, जो मार्केट का जो पेनिट्रेशन हो रहा था, मार्केट जो बनाई जा रही थी वो ब्रिटिश गुड्स के लिए बनाई जा रही थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, एग्रीकल्चर एक्सप्लोरेशन हो रहा था। अब देखो दोस्तों, पॉजिटिव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। वही बात मैंने आपको बताई थी दोस्तों कि भैया ये रेलवे डेवलपमेंट करेंगे तो उसके इनडायरेक्ट कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे इंडिया के अंदर। तो ये अनइंटेंडेड थे, मतलब ब्रिटिश चाहते नहीं थे कि फ़ायदा हो इंडियंस का, लेकिन ये अनइंटेंडेड थे, ये हो गया फ़ायदा, अपना आप ही हो गया, ठीक है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो सर पे या आसमान में लेके तो नहीं आएंगे, हो तो रहा है इंडिया के अंदर ही, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, कनेक्टिविटी बढ़ गई, राइज ऑफ मिडिल क्लास हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेबर क्लास बढ़ गए हमारे यहाँ, ग्रोथ हुआ ट्रेड के अंदर, ठीक है, स्प्रेड हुआ नेशनलिस्ट आइडियाज़ का। अब ये कैसे स्प्रेड हुआ कि भैया आना जाना ईजी हो गया, सस्ता हो गया, ठीक है, एक दूर लोकेशन में पहुंचना आसान हो गया, ठीक है, टाइम कम लगा, ठीक है, सेफ्टी बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, ठीक है। कंक्लूजन क्या रहा भैया, डेवलप्ड ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ लेकिन अंडर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। मतलब हमने रेलवे का डेवलपमेंट तो कर दिया, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं डबल एस स्वॉट, ठीक है। डबल एस स्वॉट मतलब ले दे के इंडियंस का ही मतलब इस्तेमाल हुआ, ठीक है, इंडिया के लिए हुआ लेकिन इंडियंस का ही इस्तेमाल हुआ, ठीक है, डबल एस वर्ड हुआ। अब ये स्टेजेस ऑफ कॉलोनिज्म क्या है दोस्तों, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, ये पढ़ लेना, ठीक है। ये सब स्टेजेस तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे करना है, कॉलोनिज्म कैसे करना है इंडिया के अंदर, और इसको आगे डिटेल में फर्दर पढ़ाऊँगा, जितनी फर्दर लेक्चर आएंगे उसके डिटेल में पढ़ाऊँगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा दोस्तों, हम 1857 के रिवॉल्ट से स्टार्ट करेंगे और उसको कहानी को, स्टोरी को, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। सो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आज हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो, और कुछ समझ में नहीं आया है ना दोस्तों, कोई भी डाउट हो आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।